तो इस वीडियो में हम एट्रोफी के बारे में जानेंगे। एट्रोफी क्या है? तो एट्रोफी एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक ग्रोथ अडेप्टेशन है। क्या मतलब हुआ? तो मान लीजिए कोई सेल है, बॉडी का हर सेल अपनी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ एक इक्विलिब्रियम में रहता है। भले वो उसकी ब्लड सप्लाई हो, उसकी नर्व सप्लाई हो, या फिर उसका न्यूट्रिशन फैक्टर हो, हर चीज़ के साथ वो एक इक्विलिब्रियम में रहता है। अब बाई चांस क्या हो गया, किसी भी सेल का, मान लीजिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ब्लड सप्लाई। उस सेल की ब्लड सप्लाई में कुछ गड़बड़ हो गई, तो अगर उस सेल की ब्लड सप्लाई में कुछ गड़बड़ हो गई तो ये सेल कैसे अडेप्ट करेगा एक नए एनवायरनमेंट के साथ? क्योंकि जैसे ही उसकी ब्लड सप्लाई चेंज हो रही है, उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बदल रहा है, तो एक नए एनवायरनमेंट के साथ कैसे अडेप्ट करेगा? तो ये सेल क्या करेगा? ये सेल कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़। अच्छा, इधर बहुत सिंपल सी चीज़, अपन सेल नहीं टिश्यू मान लेते हैं, ऑर्गन मान लेते हैं, ठीक है? तो ये बहुत सिंपल चीज़ करेगा, ये अपनी साइज़ छोटी कर देगा। जब ये अपनी साइज़ छोटी कर देगा तो उससे क्या होगा, इसकी मेटाबॉलिक नीड कम हो जाएगी। इसकी मेटाबॉलिक नीड कम हो जाएगी, जो इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितना इसके पास अवेलेबल है, ये उसके साथ अपना मेटाबॉलिक फंक्शन कैरी ऑन करेगा। बट हाँ, कब तक कैरी ऑन करेगा? ज़्यादा लंबे टाइम तक तो कैरी ऑन कर नहीं सकता। तो इनिशियली अगर अपन देखें तो केवल उसकी फंक्शनल कैपेसिटी डिमिनिश्ड हो रही है। फंक्शनल कैपेसिटी डिमिनिश्ड हो रही है। सेल अभी भी जिंदा है, लेकिन इवेंचुअली, जैसे मान लीजिए उसकी ब्लड सप्लाई धीमे धीमे ख़त्म होती जा रही है, तो वो ऑर्गन धीमे धीमे अपनी साइज़ छोटी कर रहा है। बट एक ऐसा टाइम आ रहा है कि अब ब्लड सप्लाई के साथ वो कंपनसेट कर ही नहीं पा रहा, तो उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन में भी बॉडी कौन सा मैकेनिज्म प्रेफर करेगी डेथ के लिए? ऐसे सिचुएशन में भी बॉडी एपोप्टोसिस को प्रेफर करेगी डेथ के लिए। एपोप्टोसिस क्यों प्रेफर करेगी? क्योंकि अपन जानते हैं कि जब भी एपोप्टोसिस होता है बॉडी में, तो किसी भी तरह का कोलेटरल टिश्यू डैमेज नहीं होता, ठीक है? तो मान लीजिए ऑलरेडी एक सेल अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण परेशान होकर खुद ख़त्म हो रहा है, तो वो ये नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा सेल भी उसके साथ ख़त्म हो, तो इसलिए वो एपोप्टोसिस के प्रोसेस से ख़त्म हो जाता है, ठीक है? तो ये तो था एट्रोफी। तो एट्रोफी में क्या होता है कि बेसिकली एट्रोफी में जो साइज़ ऑफ ऑर्गन और टिश्यू है वो डिक्रीज़ हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। किसके कारण रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि उसका सेल नंबर कम हो रहा है और सेल साइज़ कम हो रही है, ठीक है? पहली बात तो सेल के नंबर भी कम हो रहे हैं, धीमे धीमे सेल एपोप्टोसिस से ख़त्म होते जा रहे हैं और सेल ने अपनी साइज़ भी छोटी कर दी है। एट्रोफी रिवर्सिबल हो सकती है शुरुआत में, बट हाँ, जो सेल्स ख़त्म हो गए, जिन सेल्स का एपोप्टोसिस हो गया, या जो अगर ऑर्गन छोटा हो गया, तो वो अपनी साइज़ वापस रिस्टोर नहीं कर सकता। और सेल डेथ का जो पाथवे है वो कौन सा फॉलो करता है? तो सेल डेथ का पाथवे एपोप्टोसिस, जिसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। बॉडी में जो एट्रोफी है फिजियोलॉजिकली भी बहुत जगह देखने को मिलती है, जैसे डेवलपमेंट के टाइम नोटोकॉर्ड, थायरोग्लोसल डक्ट। तो हम जानते हैं कि एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग के बीच में एक फोरामन सीकम होता है ना? इस फोरामन सीकम से यहाँ पे इनिशियल ये क्या है, एनाटमिकल मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटमी हमने पढ़ी थी, उसमें ये इनिशियल पोजीशन है जहाँ थायराइड डेवलपमेंट शुरू होता है और फिर धीमे धीमे थायराइड डिसेंड होता है ना। तो थायराइड ग्लैंड जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ तक डिसेंड होके जा रहा है, इसके बीच में जो स्ट्रक्चर होता है ये होती है अपनी थायरोग्लोसल डक्ट। ये थायरोग्लोसल डक्ट
क्या मतलब डेवलपमेंट के साथ साथ इसमें मतलब ख़त्म हो जाती है, एट्रोफीफाई हो जाती है। दूसरी चीज़ अपन कहाँ पे देखने को मिलता है, तो पार्चुरेशन के बाद यूट्रस की साइज़ रिड्यूस हो जाती है। थाइमस ग्लैंड हम जानते हैं कि एज के साथ इन्वोल्यूशन उसका हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। सेनाइल एट्रोफी, ब्रेन, गोनाड्स, हार्ट, एज रिलेटेड इनमें एट्रोफी देखने को मिलती है। ये क्या होता है, ये सब एट्रोफी क्यों होती है, एक सेकेंड, ये सब एट्रोफी होती है क्योंकि धीमे धीमे एज के साथ यहाँ पे ब्लड सप्लाई, मान लीजिए एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, ठीक है, तो धीमे धीमे ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है। जब वो ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो वो मतलब ख़त्म इन दैट सेंस कम हो जाती है। तो जैसे जैसे ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो उसको कंपनसेट करने के लिए टिश्यू अपनी साइज़ छोटी करता जा रहा है, ठीक है। बट पैथोलॉजिकल कंडीशन, कौन कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें एट्रोफी देखने को मिलती है, तो इनको दो ग्रुप में बांटा जाता है, एक जनरलाइज, एक लोकल। जनरलाइज मतलब पूरी बॉडी में एट्रोफी साथ में देखने को मिल रही है, तो हाँ अपन पूरी बॉडी में एट्रोफी मतलब कॉमन सेंस से समझते हैं कि पूरी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें साथ में एट्रोफी देखने को मिल सकती है, तो मसल्स होगी, है ना। तो पूरी बॉडी के सारी मसल्स उसमें एट्रोफी साथ में देखने को मिलती है। वहीं लोकल मतलब किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू में एट्रोफी देखने को मिले। तो अपन जनरलाइज्ड एट्रोफी क्यों होती है, तो जनरलाइज्ड एट्रोफी का एक मेजर मतलब इम्पॉर्टेंट क्या है रीज़न है, स्टारवेशन। मतलब टिश्यूज़ को मतलब पूरी बॉडी में जो मसल्स हैं उनको इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन मिल रहा है, मतलब उनका न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो जब उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, तो प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन यानी मरासमस। तो इस सिचुएशन में क्या होती है कि स्केलेटल मसल का यूज़ हो जाता है। मतलब शुरुआत में तो एडिपोज टिश्यू का यूज़ होता है अपनी मेटाबॉलिक नीड को फुलफिल करने के लिए एडिपोज टिश्यू, पर जब एडिपोज टिश्यू ही डिप्लीट हो जाए तो स्केलेटल मसल्स टूटने लग जाती है, ठीक है। तो मसल वेस्टिंग जिसको केकेक्सिया भी कहते हैं, तो ये एक मसल एट्रोफी, पैथोलॉजिकल मसल एट्रोफी है ड्यू टू स्टारवेशन। सिमिलर पैथोलॉजिकल मसल एट्रोफी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में होता है कि क्रोनिक साइटोकाइन TNF, टिश्यू नेक्रोसिंग फैक्टर्स, इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर सॉरी, तो इनका जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो ये क्या करते हैं, पहली चीज़ तो अपना लिपिड स्टोर को डिप्लीट करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये अपनी एपेटाइट को ख़त्म कर देती है। तो अब ना तो अपनी बॉडी में क्या हो रहा है, अपन बाहर से कुछ खा रहे हैं और जो बॉडी में लिपिड स्टोर है वो भी डिप्लीट हो चुका है। तो अब लास्ट श्योर्स क्या बचा अपने पास, मसल। अब अपने पास केवल एक ही ऑप्शन बचा, मसल। उस मसल की होती है वेस्टिंग, मतलब क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में भी कैकेक्सिया देखने को मिलता है। सिमिलरली कैंसर में भी कैकेक्सिया देखने को मिलता है। तो ये तो था स्टारवेशन रिलेटेड एट्रोफी। डिसयूज एट्रोफी, डिसयूज एट्रोफी का बहुत सिंपल से एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो कोई पेशेंट अगर बेड रेस्ट पे है लंबे टाइम से, तो उसकी मसल्स यूज़ नहीं कर रही है, तो धीमे धीमे वो एट्रोफी शो होने लग जाएगी। डिसयूज एट्रोफी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में, ठीक है। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में जब एट्रोफी होती है तो कौन सी एट्रोफी होती है, वो डिसयूज एट्रोफी होती है, ठीक है। जबकि एक और एग्जांपल अगर अपन देखें तो फ्रैक्चर बोन हो गई, तो फ्रैक्चर बोन का अपन इनमोबिलाइजेशन करवाते हैं, उसको प्लास्टिक केस में रखते हैं, तो भी वो लंबे टाइम तक जब प्लास्टिक केस में रहेगी तो मसल एट्रोफीफाई होगी। अब अगर छोटे टाइम के लिए, जैसे फ्रैक्चर के टाइम भी मतलब छोटे समय के लिए रखते हैं तो वो ये रिवर्सिबल है, बट अगर ये लंबे टाइम तक रख ले, अगर वो लंबे टाइम तक रहती है तो वो एक और कंडीशन को साथ में, एक सेकेंड, ये डिसयूज ऑस्टियोपोरोसिस, लंबे टाइम तक रहने के साथ मसल एट्रोफी के साथ साथ डिसयूज ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है। क्या होता है कि बोन रिजॉर्प्शन बढ़ जाता है, बहुत टाइम बोन रिजॉर्प्शन बहुत लंबे टाइम तक बढ़ जाता है अगर कोई मूवमेंट नहीं होगा तो।
एक और तरह की एट्रोफी, इसके बारे में भी हम एनआर्ट में बहुत डिस्कस कर चुके हैं, डी नर्वेशन एट्रोफी। इसमें भी अपन ने मतलब किसमें एक कंडीशन थी कार्पल टनल सिंड्रोम, उसमें अपन ने देखा था कि थिनर मसल्स की एट्रोफी हो जाती है, डी नर्वेशन एट्रोफी कार्पल टनल सिंड्रोम में। तो क्यों होती है? क्योंकि हर स्केलेटल मसल को अपने मेटाबॉलिज्म और फंक्शन के लिए वह नर्व पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर नर्व ही नहीं है, नर्व ही लॉस्ट हो रही है, तो एट्रोफी शो होगी, क्योंकि ना तो अपना मेटाबॉलिज्म प्रॉपर कर पा रही है, ना वो फंक्शन प्रॉपर कर पा रही है। ठीक है, एग्जाम्पल पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस में भी जो एट्रोफी देखने को मिलती है, एमसीक्यू में आता है कि पोलियोमाइलाइटिस में जो एट्रोफी देखने को मिलती है वो कौन सी एट्रोफी होती है, तो वो होती है डीनर्वेशन एट्रोफी। अगली अगर अपन देखें तो डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई। आर्टरियल ऑक्लूसिव डिजीजेज जो होती है उसमें भी एट्रोफी होती है। अगर किसी टिश्यू के ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो टिश्यू धीमे धीमे एट्रोफीफाई होगा, तो वो एट्रोफी होती है। ये एट्रोफी ज़्यादातर सेनाइल एट्रोफी, जैसे ब्रेन की एट्रोफी एज के साथ होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कैरोटिड आर्टरी, धीमे धीमे एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण कैरोटिड आर्टरी कम ब्लड ऊपर मतलब ब्रेन तक ले जाती है। तो जब वो ब्रेन तक कम ब्लड ले जाती है तो ब्रेन धीमे धीमे एट्रोफीफाई होता है, सेनाइल रिलेटेड चेंजेस। जो एंडोक्राइन कुछ जैसे जिस तरह से मसल एक नर्व के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक उसी तरह से कुछ हार्मोन रिस्पॉन्सिव टिश्यूज़ हार्मोन पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर वो हार्मोन ही नहीं है तो वो एंडोक्राइन स्टिमुलेशन लॉस हो रहा है अगर, तो वो भी टिश्यू हार्मोन रिस्पॉन्सिव टिश्यू अपनी एट्रोफी शो करेंगे। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें तो ओवरीज और हैं, ये मेनोपॉज के बाद एट्रोफीफाई होती है। प्रेशर एट्रोफी, अगर टिश्यू लंबे टाइम तक कंप्रेस हो रहा है तो एट्रोफी शो होगी टिश्यू की। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो कोई भी बेनिन ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर है, ये जब क्या होता है, ये धीमे धीमे बड़ा हो रहा है। ट्यूमर है तो बड़ा होएगा, ऑब्वियस है। तो ये ट्यूमर के आसपास ब्लड वेसल्स, ठीक है, तो जब ये बड़ा होता है तो ये क्या करता है, इन ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करता है। तो जब ये ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करेगा तो इसके आसपास के सेल हैं, इनकी एट्रोफी शुरू हो जाती है। प्रेशर के कारण ब्लड वेसल कंप्रेशन मेनली, तो इसमें क्या हो रहा है कि इन सेल की एट्रोफी क्यों हो रही है? क्योंकि जिन सेल से मतलब जिन वेसल से इनको सप्लाई मिलनी थी उनकी कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, जबकि एक और कंडीशन होती है हाइड्रोनेफ्रोसिस, इसमें रीनल पैरेन्काइमा का एट्रोफी देखने को मिलती है। तो इसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस में रीनल पैरेन्काइमा क्यों एट्रोफीफाई हो रहा है? क्योंकि इसमें रीनल पैरेन्काइमा के ऊपर खुद प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग तरह से थे कि जब बेनाइन ट्यूमर है तो वो एट्रोफी करती है सराउंडिंग अनइन्वॉल्व टिश्यू की। क्यों करती है? क्योंकि वो कंप्रेशन दे देती है ब्लड वेसल्स पे, जो ब्लड वेसल्स इन टिश्यू को न्यूट्रिशन देती। किस मैकेनिज्म से? तो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल्स। लोकल में देखे तो अपन ने डिसयूज देखा, डीनर्वेशन देखा, डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई इस्चेमिक देखा, एंडोक्राइनल स्टिमुलेशन लॉस हुआ हुआ देखा, प्रेशर एट्रोफी देखी। अब ये कैसे होती है? तो एट्रोफी में कुछ नहीं हो रहा। जब सेल की साइज़ छोटी हो रही है तो क्या हो रहा है कि सेल का जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो रिड्यूस हो रहा है। वो क्यों रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि सेल को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम करनी है। सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो रही है क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई स्ट्रेस है। तो सेल एट्रोफी क्यों शो कर रही है? क्योंकि उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम करनी है। उसकी अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसको कम करनी है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब कम कर रही है तो प्रोटीन सिंथेसिस कम हो रहा है, तो उसके कारण सेल की साइज़ छोटी हो रही है। दूसरा, जो प्रोटीन डिग्रेडेशन है वो बढ़ रहा है, तो उसके कारण भी सेल की साइज़ छोटी हो रही है। तो अब सेल को साइज शेप एंड साइज़ देता प्रोटीन ही है, अब नया प्रोटीन बन नहीं रहा और जो पुराना है वो भी डिग्रेड हो रहा है, तो सेल की साइज़ छोटी इसलिए होती है। अब क्या होता है, एक मैकेनिज्म है यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे, इंपॉर्टेंट पाथवे। क्या होता है, मान लीजिए कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है या डिसयूज़ हो रहा है, तो ये क्या करता है, यूबिक्विटिन लाइगेज को एक्टिवेट कर देता है। यूबिक्विटिन लाइगेज कुछ नहीं करता है, मान लीजिए कोई प्रोटीन है, ठीक है, यहाँ पे यूबिक्विटिन लाइगेज था इनएक्टिव फॉर्म में। जब ये एक्टिव हो गया तो ये स्मॉल पेप्टाइड यूबिक्विटिन को इस प्रोटीन के साथ
जोड़ देगा। जब ये प्रोटीन के साथ यूबिक्विटिन जुड़ गया तो ये एक सिग्नल है कि अब इस प्रोटीन को कर दो डिग्रेड, तो ये प्रोटीन चला जाएगा प्रोटियाजोम में और ये हो जाएगा डिग्रेड। ऐसे नॉर्मली हर प्रोटीन डिग्रेड नहीं होता, पर जिस प्रोटीन के ऊपर यूबिक्विटिन जुड़ गया वो सिग्नल मिल गया कि इस प्रोटीन को कर दो डिग्रेड, तो उससे प्रोटीन डिग्रेडेशन होगा। दूसरा तरीका क्या है, एक तो ये था कि यूबिक्विटिन प्रोटियोजोम पाथवे से प्रोटीन का डिग्रेडेशन कर दो, दूसरा है कि ऑटोफेजी इंक्रीज कर दो। तो ऑटोफेजी कौन करता है, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। क्या होता है, ये मान लीजिए सिचुएशन है, एक सेल है, इस सेल को न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, तो ये सेल क्या कोशिश करता है, अब अगर इसको बाहर से न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो ये खुद को खा के ही अपना न्यूट्रिशन पूरा करेगा, तो ये अपने अंदर बना देता है कुछ ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। ठीक है, ये ऑटोफेजिक वैक्यूल्स लाइसोसोम के साथ मिलके, ये ऑटोफेजिक वैक्यूल्स कुछ नहीं है इसके सेल के, इसके अंदर सेल का कंपोनेंट ही है। ठीक है, सेल खुद को खा के अपनी भूख खत्म कर रहा है, अपनी न्यूट्रिशनल जो इसको रिक्वायरमेंट उसको पूरी कर रहा है, लाइसोसोम के साथ मिलके इसको डिग्रेड हो जाएगा और जो भी इसमें न्यूट्रिशन थे वो इस सेल को मिल गए। अब क्या होता है, एट्रोफी के टाइम ये ऑटोफेजिक वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो सेल धीमे धीमे ज़्यादा ऑटोफेजिक वैक्यूल्स के साथ ज़्यादा डिग्रेड होता है और अपनी साइज़ छोटी कर देता है। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें होती है कि सेल के अंदर मान लीजिए ऑटोफेजिक वैक्यूल है, इसके अंदर का पूरा कंपोनेंट डिग्रेड नहीं होता, तो इसके अंदर कुछ जो चीज़ें रजिस्ट कर जाती है, डाइजेशन नहीं कर पाती, जो चीज़ डिग्रेड नहीं हो पाती वो इसके अंदर रह जाती है। किस फॉर्म में रह जाती है, बाकी सब कुछ तो डिग्रेड हो गया, मान लीजिए ये पूरा ऑटोफेजिक वैक्यूल था, ये पूरा डिग्रेड हो गया। ठीक है, पीछे क्या बच गया, इस फॉर्म में कुछ बच गया। ये क्या चीज़ है, तो ये है अपने रेसिडुअल बॉडीज़। रेसिडुअल बॉडीज़ बच जाती है। एक एग्जाम्पल है रेसिडुअल बॉडीज़ का, लाइपोफ्यूजिन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल है लाइपोफ्यूजिन ग्रेन्यूल्स। लाइपोफ्यूजिन क्या है, अपना वियर एंड टियर पिगमेंट। ठीक है, एज रिलेटेड, एज में भी यही पिगमेंट बढ़ता है, तो ये शो करता है ब्राउन एट्रोफी में, क्योंकि ये लाइपोफ्यूजिन खुद ब्राउन कलर का होता है। और ब्राउन एट्रोफी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन आगे पैथो में आगे डिस्कस करेंगे। अलग क्वेश्चन बनता है ब्राउन एट्रोफी ऑफ हार्ट, ब्राउन एट्रोफी ऑफ हार्ट एक अलग क्वेश्चन बनता है। तो ये थी एट्रोफी के बारे में। आई होप आप सबको समझ आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू तो मैं लिखता हूँ, ये तो मेरी आदत है, तो मैं फटाफट थैंक यू लिख देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। थैंक यू, दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर। थैंक यू वेरी मच।